हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई एम फ़हीम, वेलकम टू सिविल जोन एकेडमी। तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। काफ़ी शानदार रहने वाला है, काफ़ी बेहतर कंटेंट देखने को मिलेगा विद द बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। दिस इज़ फॉर द डेली करंट अफेयर वीडियो। सोर्स ज़्यादा द हिंदू, PIB, ऑल इंडिया रेडियो। दोस्तों आज है 11 जुलाई। देखते हैं क्या क्या न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर द ऑल द गवर्नमेंट एग्जाम, वेदर इट इज़ ए UPSC, PCS, EPFO, SSC, NDA, CDS, बैंकिंग एंड रेलवे। चलिए दोस्तों, आज का पहला टॉपिक है। आज है 11 जुलाई और 11 जुलाई क्या है दोस्तों, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। क्लियर। तो काफ़ी फ्रिक्वेंटली काफ़ी एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे किस दिन मनाया जाता है। ठीक है, तो 11 जुलाई को ये कभी स्टार्ट हुआ था, स्टेब्लिश हुआ था दोस्तों 1989 में इनिशिएट किया गया था। ये किसके द्वारा? UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्लियर। और जो ऑब्जर्व किया था, जो पहली बार मनाया गया था वो था 11 जुलाई 1989 को। ठीक है, तो याद रखिएगा। और दिस द डे इज बीइंग ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। ठीक है, हर साल मनाया जाता है। इसका फोकस रहता है अटेंशन, क्रिएट अवेयरनेस जनरेट करना। क्लियर। इंपॉर्टेंस ऑफ द राइजिंग जो पॉपुलेशन इशू है, ठीक है, उसको, ठीक है, इसको देखना। तो इस तरीके से इसका वर्क रहता है एज पर द UNFPA। क्लियर। अभी UNFPA जो फोकस है इसका 2020 का फोकस है, देख लेते हैं क्या, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। क्लियर। तो इसने जो 2020 का फोकस लगा, अभी इसके बारे में जानेंगे क्या है ये। पीस इन द होम, सेफगार्डिंग द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ द वुमेन एंड द गर्ल्स इवन ड्यूरिंग कोविड-19। ठीक है दोस्तों, तो कोविड-19 को देखते हुए इनकी थीम है। तो देख सकते हैं इसका जो पर्पज है, ठीक है, घर पे एक पीसफुल तरीके से घर पे रहने का, ठीक है, सजेशन दिया जा रहा है। सेफ गार्डिंग द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ द वुमेन एंड गर्ल्स। तो वुमेन्स एंड गर्ल्स के राइट्स और हेल्थ को फोकस किया जा रहा है। क्लियर। और जो UNFPA ने जो रिपोर्ट दी है दोस्तों, बताया जा रहा है कि अभी जो फिलहाल में 14 मिलियन वुमेन, अभी क्या है, 14 मिलियन वुमेन अक्रॉस द वर्ल्ड ये अभी एक्सेस नहीं कर पाएंगी मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ठीक है, इसको एक्सेस नहीं करने वाली हैं। क्लियर। तो अभी फिलहाल में रिपोर्ट है, अगर ये पेंडेमिक 6 मंथ तक और रहा तो। क्लियर। और एक रिपोर्ट और दी है कि ये जो एस्टिमेट है पॉपुलेशन क्रॉस कर गया है 7.8 मिलियन। तो याद रखिएगा, मार्च 2020 का एस्टिमेशन है कि कितनी पॉपुलेशन है, लगभग क्रॉस कर गया 7.8 बिलियन। क्लियर। और ये बताया जा रहा है कि अभी फिलहाल में जो अगले 3 डिकेड में होने थे, अगले 3 डिकेड में कितनी होने वाली है, 10 बिलियन पॉपुलेशन। क्लियर। तो याद रखिएगा 10 बिलियन अगले 3 डिकेड में होने वाली। तो ये रिपोर्ट है दोस्तों, देख लेते हैं। UN पॉपुलेशन फंड क्या है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, UNFPA इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। ये दोस्तों एक यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन है। इसका वर्क जो किस पे वर्क करता है, इंप्रूवमेंट ऑफ द रिप्रोडक्टिव हेल्थ इंक्लूडिंग द क्रिएशन ऑफ द नेशनल स्ट्रेटेजी। ठीक है, प्रोटोकॉल। तो जो भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ है तो इसको इम्प्रूवमेंट करने का, ठीक है, इसका वर्क रहता है, किस तरीके से किया जाए, और जैसे बर्थ कंट्रोल कैसे कैसे किया जाए, क्या स्टेप लेने चाहिए, तो ये सब इस तरीके से इसका वर्क रहता है। और देख लेते हैं कहाँ पर है ये, लगभग मोर देन 150 कंट्रीज में, ठीक है, ये प्रोग्राम चल रहा है। और द 4 जियोग्राफिक रीजन में इन्होंने बांट रखा है, जैसे अरब स्टेट एंड यूरोप, ठीक है, एक पोर्शन ही हो गया, एशिया एंड पैसिफिक, लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन, और द सब सहारा अफ्रीकन। क्लियर। तो 4 जियोग्राफिकल रीजन में इनको बांट रखा है। क्लियर। तो यहाँ पर ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है लगभग मोर देन 150 कंट्रीज। और ये ऑपरेशन जो एजेंसी का स्टार्ट हुआ था दोस्तों 1969 में स्टार्ट हुआ था, ध्यान रखिएगा। और किसके तहत हुआ था, यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज। तो पहले क्या ये प्रोग्राम चलाया गया था, ठीक है, 1969 में, किसके, यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज। ठीक है, तो पहले ये प्रोग्राम था, तो इसके तहत ये ऑपरेशन चलाया गया था 1969 में। बाद में इसका दोस्तों नाम चेंज कर दिया था 1987 में। क्लियर। क्या नाम कर दिया था, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, जो फिलहाल में है। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं UNFPA। क्लियर। तो इसका प्रोग्राम 1969 में स्टार्ट हो गया था। किस प्रोग्राम के नाम से था, यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज। क्लियर। और 1971 में ये दोस्तों इसके अंडर द ऑथोरिटी ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, देखिए यूनाइटेड नेशन की असेंबली है, तो 1971 में इसके, ठीक है, अंदर आ गया था, इस ऑथोरिटी के अंडर में आ गया था। अगला देख लेते हैं, UNDP काफी न्यूज में रहता है, काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, काफी सारे एग्जाम
तो काफ़ी सारे एग्जाम में आपको ये देखने मिलता है, ठीक है। यूएनडीपी है क्या, इसके बारे में जानते हैं। तो छोटे छोटे और काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये देख लेते हैं। यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये क्या है दोस्तों, यूनाइटेड नेशन का ही प्रोग्राम है फॉर द ग्लोबल डेवलपमेंट नेटवर्क, पूरे वर्ल्ड में जितने भी डेवलपमेंट हो रहा है, क्लियर। तो उसके बारे में देखता है ये। बाकी इट प्रोवाइड्स द एडवाइस, ट्रेनिंग, ग्रांट, सपोर्ट सब, ठीक है, फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज। तो जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज है तो उसको एडवाइस देने का, ट्रेनिंग, ठीक है, क्या क्या ट्रेनिंग देनी चाहिए, क्या ग्रांट प्रोवाइड करनी है, तो सब इसका वर्क रहता है। और बाकी जो असिस्टेंस करता है ये लीस्ट डेवलप्ड कंट्री को भी हैंडल करता है, क्लियर। तो डेवलपिंग कंट्रीज और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज सबको ये एडवाइस देता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है, जितनी भी ग्रांट दी जाती है, ठीक है, उनको देता है। तो ये तो इसका फॉर द पर्पस फॉर द डेवलपमेंट के लिए, क्लियर। यूएनडीपी एडमिनिस्ट्रेटर इज द थर्ड हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिशियल, याद रखिएगा तीसरे नंबर का रैंक में अगर देखा जाए तो फर्स्ट नंबर है कौन सा यूनाइटेड नेशन में, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल, ठीक है। तो ये फर्स्ट नंबर की रैंक हो गई। दूसरी डिप्टी सेक्रेटरी जनरल, सेकंड की हो गई। और थर्ड में आता है आपका यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो थर्ड रैंकर है। और देख लेते हैं, ये वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन करता है फ्रॉम द यूएन मेंबर स्टेट, क्लियर। और इसका देखिए यूएनडीपी का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हमने डिस्कस किया था, ठीक है, पहले लेक्चर में, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को भी हैंडल करता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यूएनडीपी क्या करता है, हेल्प द कंट्रीज फॉर अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का क्या है दोस्तों, क्या इसका टारगेट है, 2015 में स्टार्ट हुआ था, 2015 से, ठीक है, 30 तक का है, ठीक है। तो इसका टारगेट है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का। और देख लेते हैं, और एक हाँ यूएनडीपी का एक काम हो रहा है काफी इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, ठीक है, काफी फेमस सही था क्वेश्चन है ये, काफी एग्जाम में आता है कि ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है, कौन करता है, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ही पब्लिश करता है इसका ऑफिस। और कब से स्टार्ट हुआ था ये इंडेक्स, ये वाला दोस्तों 1990 के बाद से स्टार्ट हो गया था ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। और इसका काम क्या है दोस्तों, एनालाइज करता है डेवलपमेंट प्रोग्रेस, क्या क्या डेवलपमेंट प्रोग्रेस चल रही है उसको एनालाइज करने का इसका काम है, ठीक है, इस रिपोर्ट का। और जो देख लेते हैं काफी इंपॉर्टेंट है कि यूएनडीपी कब आ जाता है एग्जाम में, कब फॉर्म्ड हुई थी, ठीक है। तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, ये हुई थी 22 नवंबर 1965 को फॉर्म्ड हुई थी। और किसको मर्ज करके, दो प्रोग्राम को मर्ज करके हुई थी, ठीक है, एप्टा और स्पेशल फंड। एप्टा क्या है, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट, क्लियर। इस ऑर्गेनाइजेशन को और स्पेशल फंड को दोनों को मर्ज करके हमारी बनाई गई थी यूएनडीपी। कब बनाया था, 1965, क्लियर, ध्यान रखिएगा 1965 में बनाया गया था। अब देखते हैं एप्टा क्या है। एप्टा दोस्तों एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट, क्लियर, जो सेटअप हुआ था 1949 में हुआ था। इसका पर्पस था इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली एस्पेक्ट देखना, ठीक है, किसका, अंडर डेवलप्ड कंट्री, ठीक है, क्या क्या उसके इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, क्या पॉलिटिकल इशू है, ठीक है, तो उसको हैंडल करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। बाकी एक स्पेशल फंड था, ये इसका वर्क था टू इनलार्ज द स्कोप ऑफ द ये टेक्निकल असिस्टेंट, ठीक है, जो भी अंडर डेवलप्ड कंट्री है या लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है उनको कैसे टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड कराया जाए, ठीक है। तो वो स्पेशल फंड के तहत होता था। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, जो यूएनडीपी बनाया है, दो ऑर्गेनाइजेशन को मर्ज, दो प्रोग्राम को मर्ज करके बनाया, एप्टा, ठीक है, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट और स्पेशल फंड, क्लियर, 1965 में बनाया। और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है, यूएनडीपी, ठीक है, काफी एग्जाम में आता है ये। और 1990 के बाद में स्टार्ट हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, न्यूयॉर्क सिटी यूएसए में, ठीक है, इसका यहाँ पर हेडक्वार्टर है। गोल प्रोजेक्ट काफी न्यूज में रहता है, पूछ लें आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है ये कौन सी मिनिस्ट्री का प्रोजेक्ट है, ठीक है, किसके अंडर में आता है और किसके लिए काम करता है। देखते हैं क्या है गोल प्रोजेक्ट। अभी फिलहाल में ये आता है दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ द ट्राइबल अफेयर, ठीक है, इसके अंडर में प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। और किसके साथ में ये, अलोंग विद द फेसबुक, ठीक है, जो फेसबुक इंडिया इसके साथ में प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। तो इसका पर्पज क्या है दोस्तों, इसका भी पर्पज है जो शेड्यूल ट्राइब का एरिया है वहां के जो एमपी हैं उनको सेंटिसाइज करने के लिए प्रोग्राम बनाया गया है, ठीक है। और इस प्रोग्राम के फुल फॉर्म याद रखिएगा, गोल की गोइंग ऑनलाइन एज लीडर, क्लियर। तो आ जाता है इसकी फुल फॉर्म गोइंग ऑनलाइन एज लीडर। और ये किसके लिए, ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री के अंडर में, क्लियर। अब देख लेते हैं क्या इसका और काम है।
स्पीकिंग करेगा वेबिनार में। अभी जो श्री अर्जुन मुंडा जी इसके मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ द ट्राइबल अफेयर, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि गोइंग ऑनलाइन एज ए लीडर गोल जो है एक डिजिटल स्किलिंग प्रोग्राम है, ठीक है, जो इनिशिएट करेगा और इंगेज करेगा किसको, जितने भी लीडर और एक्सपर्ट हैं, जो भी, ठीक है, फेमस लीडर और एक्सपर्ट हैं, उनको इंगेज करेगा, ठीक है। बिजनेसमैन और एजुकेशन से आ सकते हैं, हेल्थ से, पॉलिटिशियन हो सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं, जितने भी ये, ठीक है, लीडर्स हैं, इंपॉर्टेंट लीडर्स और एक्सपर्ट है, ये इस प्रोग्राम को इंगेज करेंगे, एक मेंटर के रूप में काम करेंगे, जो, ठीक है, मोटिवेट करेंगे किसको, ट्राइबल यूथ को, ठीक है, जो ट्राइबल एरिया में जो ट्राइबल यूथ हैं उनको मोटिवेट करने के लिए ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, फॉर द ट्राइबल यूथ अक्रॉस द इंडिया थ्रू द डिजिटल मैकेनिज्म, ठीक है, डिजिटल के द्वारा चलाया जा रहा है। अब देख लेते हैं ये इंपावर करेगा दोस्तों किसको, क्या काम है इसका। मेन मोटिव ये है कि जो भी शेड्यूल ट्राइब के जो यूथ है, ठीक है, देखिए यहाँ तक शेड्यूल ट्राइब का जो एरिया होता है यहाँ तक काफी सारी इंफॉर्मेशन पहुंच नहीं पाती, ठीक है, तो इसलिए उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के लिए, उनको अपॉर्चुनिटी देने के लिए, ठीक है, और एक ग्लोबल एक लीडर बनाने के लिए ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है, ठीक है। तो शेड्यूल ट्राइब यूथ के लिए चलाया जा रहा है, ठीक है, उनको एम्पावर करने के लिए और उनको इनेबल करने के लिए, ठीक है, जो आगे कुछ चेंज ला सके, ठीक है, आने वाले कल में, क्लियर। अब देख लेते हैं गोल जो प्रोजेक्ट है, इनिशिएटिव लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द ट्राइबल अफेयर, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ द ट्राइबल अफेयर लॉन्च कर रहा है, पार्टनरशिप याद रखना फेसबुक इंडिया के द्वारा, ठीक है, एक डिजिटल स्किल प्रोग्राम है। और जो इंपावर करेगा दोस्तों कितने यूथ को करेगा, जो 5000 ट्राइबल यूथ को ये इंपावर करने की बात कही जा रही है, क्लियर, और ठीक है, थ्रू द डिजिटल टेक्नोलॉजी। और इस प्रोजेक्ट के तहत जो इंगेज होंगे दोस्तों 2500 लगभग नियर अबाउट 2500 रिन्यूड पीपल इंगेज होने वाले हैं। वो किस किस फील्ड से आने वाले, टीचर, आर्टिस्ट, एंटरप्रेन्योरशिप, सोशल वर्कर्स, ठीक है, सब लोग ये इंगेज होने वाले हैं, जितने भी एक्सपर्ट हैं, और जो यूथ है ट्राइबल के उनको, ठीक है, मोटिवेट करने वाले हैं, क्लियर, पर्सनली मेंटर बनने वाले हैं फॉर द ट्राइबल यूथ अक्रॉस द इंडिया, ठीक है। चलिए याद रखिएगा। अगले देखते हैं एक बिल न्यूज में, ठीक है, एड्स टू नेविगेशन बिल, ठीक है। तो ये बिल जो है दोस्तों प्राइम मिनिस्टर जी नरेंद्र मोदी का एक विजन है, क्या है, पार्टिसिपेशन एंड द ट्रांसपेरेंसी इन द गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ये, ठीक है, एक बिल लाया जा रहा है नेविगेशन में, क्लियर, और इसका नाम है, ये एक ड्राफ्ट अभी लॉन्च, ठीक है, ड्राफ्ट इशू किया है, एड्स टू नेविगेशन बिल 2020, याद रखिएगा। सजेशन किससे ले जा रहे हैं, स्टेक होल्डर जितने भी है, जनरल पब्लिक से ले जा रहे हैं। और एक चीज याद रखिएगा, जो बिल जो है ये ड्राफ्ट जो है रिप्लेस कर रहा है, ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा, रिप्लेस कर रहा है 9 डिकेड ओल्ड लाइट हाउस एक्ट 1927, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि लाइट हाउस एक्ट कब आया था, 1927, क्लियर। तो काफी पुराना एक्ट है, ठीक है, कहते हैं ना अंग्रेजों के जमाना का एक्ट है ये। तो लाइट हाउस एक्ट 1927, ठीक है। तो इसको, ठीक है, इसको रिप्लेस करने वाला है, क्लियर, और इनकॉर्पोरेट करने वाला है ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड द इंडियाज इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन इन द फील्ड्स ऑफ द नेविगेशन, ठीक है, नेविगेशन के फील्ड में ये इनकॉर्पोरेट करने वाला, इनकोड करने वाला जितने भी बेस्ट प्रैक्टिसेस होते हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होने वाला है, ठीक है। तो ठीक है, तो ये ट्रांसपेरेंसी लाने की बात कही जा रही है इसमें नेविगेशन में, और ये प्रोवाइड कराने वाला है बिल दोस्तों, इंपावर करने वाला है किसको, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ लाइट हाउस एंड लाइट शिप, DGLL, ठीक है, ये इनको डायरेक्टर जनरल है लाइट हाउस के, इनको एक इंपावर भी करने वाला है, इसकी पावर, इनकी पावर को, ठीक है, इनको इंपावर भी करने वाला है। क्या क्या एडिशनल पावर देने वाला है, फंक्शन सच एज द वेसल ट्रैफिक सर्विस, ठीक है, रैक फ्लैगिंग, ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन क्या होना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होना चाहिए, क्लियर। तो इस तरीके से ये इसको इस तरीके से यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी लाने वाला है। और इट विल आल्सो प्रोवाइड द आइडेंटिफिकेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ द हेरिटेज लाइट हाउस, देखिए पहले से जो हेरिटेज लाइट हाउस बने हुए हैं उनको आइडेंटिफाई करना और उसको किस तरीके से डेवलप किया जाए, क्लियर। तो ये भी इसका काम करने वाला है। दूसरा जो न्यू लॉ, ठीक है, क्या करने वाला है, मेजर शिफ्ट होने वाला है, कहां से, लाइट हाउसेस टू मॉडर्न एड्स ऑफ नेविगेशन, क्लियर। तो इस तरीके से बिल याद रखेगा। एक पॉइंट जरूर याद रखना, किसको रिप्लेस करने वाला है, लाइट हाउस एक्ट 1927 को, क्लियर, और मिनिस्ट्री ऑफ द शिप के अंदर में। अगला देख लेते हैं, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है असीम, और क्या है, RT, ठीक है,
ये AI बेस्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्रोजेक्ट है, असीम प्रोजेक्ट। देख लेते हैं कि ये असीम प्रोजेक्ट और किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। ठीक है, इस तरीके से आ जाता है कि ये कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में प्रोजेक्ट है। तो मिनिस्ट्री है दोस्तों स्किल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ द स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इसने लॉन्च किया ये प्रोजेक्ट असीम प्रोजेक्ट। इसकी फुल फॉर्म देख सकते हैं, आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग। ठीक है, पोर्टल टू बी हेल्प, किसको करेगा, हेल्प करने वाला है स्किल्ड पीपल फाइंड द सस्टेनेबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी। अभी देखिए कोविड-19 में क्या हुआ, बहुत ज्यादा माइग्रेशन हुआ है, क्लियर, तो बहुत लोगों की जॉब, ठीक है, जॉब लॉस हुई है। तो ये ठीक है, जो कोविड-19 के बाद में काफी ज्यादा दिक्कत आने वाली है दोस्तों, क्योंकि काफी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट माइग्रेशन की वजह से हो गया, क्लियर, जॉब, ठीक है, जो भी है जॉब छोड़कर चले गए। तो क्या होने वाला है, अभी फिलहाल में एक मैपिंग प्रोवाइड कर डिजिटल फॉर्म, ठीक है, कोविड-19 के बाद में क्या होने वाला है कि एक प्लेटफॉर्म देने वाले हैं कि ठीक है, जो भी ठीक है, एक यहाँ पर क्या होगा, मैपिंग होगी, ठीक है, एक डेटा इकट्ठा किया जाएगा, सेंट्रल डेटा, क्लियर, और जो जिस फील्ड में एक्सपर्ट है उसको उस तरीके से जॉब प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, डेटा इस तरीके से जो एक मैपिंग के तरीके से काम करेगा, क्लियर, तो याद रखिएगा। बाकी इसका क्या काम है, ये रिक्रूट करेगा स्किल्ड वर्कफोर्स, देखिए जो जिस फील्ड में स्किल्ड है उसको रिक्रूट करेगा, क्लियर, ऑन द बेसिस ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्लेटफॉर्म, क्लियर। और देख लेते हैं, ये रिफर करेगा ऑल द डेटा, पूरी तरीके से डेटा को, ठीक है, और ट्रेंड और एनालाइज करेगा जितनी भी वर्क फोर्स मार्केट है, ठीक है, पूरी मार्केट को दोस्तों कोविड-19 के बाद में तो ये कुछ काफी चेंज आने वाला है, तो पूरी मार्केट को दोबारा एनालिसिस करेगा और मार्केट में क्या क्या डिमांड है, ठीक है, तो उस तरीके से डिमांड क्रिएट करेगा और उस डिमांड के लिए क्या क्या, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, ठीक है, मतलब कौन पर्टिकुलर किस फील्ड में जाना चाहता है। तो इस तरीके से मैपिंग का काम करने वाला है ये, ठीक है। इसको बताया जा रहा है मैच मैपिंग इंजन, ठीक है, किसके लिए, जो भी स्किल्ड वर्कर हैं और जो भी जॉब अवेलेबल है, ठीक है, ठीक है, तो इसके लिए मैपिंग का काम करने वाला है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। और इसमें क्या दोस्तों, रजिस्टर करना पड़ेगा वर्कफोर्स को अपनी प्रोफाइल के साथ में और सर्च करना पड़ेगा, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो भी उनके आसपास में है, ठीक है, तो वो सर्च कर सकते हैं कि हमारे मतलब ये जॉब कौन सी है, क्लियर। अब देख लेते हैं, इट विल इनेबल द पॉलिसी मेकर को भी फायदा होगा इससे, ठीक है, जो मोर ऑब्जेक्टिव को अलग अलग सेक्टर में देख सके, ठीक है। तो याद रखिएगा, असीम जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये मिनिस्ट्री ऑफ द स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा चलाया जा रहा है, क्लियर। अगला देखते हैं, एक MOU साइन हुआ है ADB एंड IEA, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ADB, अब देख लेते हैं ADB और IEA क्या है, क्लियर। ADB क्या है दोस्तों, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, इसके बीच में, और IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ठीक है, ये इंटरनेशनल की एजेंसी है। तो इसके बीच में एक MOU साइन हुआ है, जो इससे पहले दोस्तों दोबारा साइन हुआ है, रिन्यूड हुआ है, ठीक है, दोबारा रिन्यू हुआ है, जो साइन 2017 में भी हो चुका है, क्लियर। देख लेते हैं 2017 में जो साइन हुआ था क्या था, मार्च में हुआ था, ये इसके लिए साइन हुआ था प्रमोटिंग द एडवांस क्लीन एनर्जी डेवलपमेंट, ठीक है, क्लीन एनर्जी के लिए 2017 में जो साइन हुआ था, ठीक है, उसको रिन्यू किया जा रहा है, क्लियर। और किसके लिए था दोस्तों, क्लीन एनर्जी डेवलपमेंट किसके लिए, डेवलपिंग मेंबर कंट्रीज के लिए, ठीक है, इस तरीके से इनको जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं क्लीन एनर्जी के लिए इनको फंड प्रोवाइड कराते हैं, क्लियर, अंडर द ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब 2020 में जो साइन हुआ है तो वो दोस्तों, ठीक है, पीरियड फॉर द 3 इयर्स के लिए हुआ है, जिसका फोकस होने वाला है डेवलपिंग द रिसाइलेंस इन द सस्टेनेबल एनर्जी सेक्टर। देखिए सस्टेनेबल का मतलब क्या है, सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल एनर्जी, ठीक है, सस्टेनेबल का मतलब क्या है कि अभी इतना कंजप्शन फ्यूचर में, मतलब अभी फिलहाल में इतना कंजप्शन करना चाहिए जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए भी फायदा हो उसका, ठीक है, तो वही सस्टेनेबल कहलाता है, क्लियर। तो सस्टेनेबल एनर्जी सेक्टर में वर्क करने वाला है इन द फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है, अंडर द ADB प्रोजेक्ट। और देख लेते हैं दिस विल अचीव, ये कैसे अचीव किया जा सकता है, एक अच्छी तरीके से बेस्ट प्रैक्टिस होनी चाहिए एनर्जी सेक्टर में, डेटा को अच्छी तरीके से एनालाइज करना चाहिए और फ्रॉम द ग्राउंड लेवल से, ठीक है, ग्राउंड लेवल से डेटा को एनालाइज करना है, क्या क्या टेक्नोलॉजी इसमें लगानी है और कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे बढ़ानी है, क्लियर। तो इस तरीके से इसको अचीव किया जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा ADB एंड IEA, क्लियर। चलिए अब इसको जान लेते हैं कि ADB क्या है, काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और एग्जाम में फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि ADB कब, ठीक है, कब स्टेब्लिश्ड हुई थी, क्या है, तो देख लेते हैं ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक।
ये एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है दोस्तों, स्टेब्लिश हुई थी 1966 में। देखिए याद रखिए, काफी इंपोर्टेंट है। 19 दिसंबर 1966 में ये स्टेब्लिश हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है मनीला में है, ध्यान रखें मनीला फिलीपींस में। तो इसका हेडक्वार्टर पूछ लेते हैं एग्जाम में, एशियन डेवलपमेंट बैंक का कहाँ पर है और कब स्टेब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है। तो 1966 में स्टेब्लिश हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में, ठीक है, ऑर्टिगास सेंटर में, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको। और जो बैंक को एडमिट करती है मेंबर्स को, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर द एशिया पैसिफिक, ठीक है, यहाँ से इसके मेंबर आते हैं, और नॉन रीजनल डेवलपमेंट कंट्रीज, क्लियर। और जब ये स्टेब्लिश हुई थी तो इसमें जो मेंबर थे 31 मेंबर थे, 31 मेंबर थे। अब फिलहाल में जो एडीबी में हो गए हैं दोस्तों 68 मेंबर हो गए हैं, क्लियर, ध्यान रखना। बाकी एडीबी जो है क्लोजली वर्क करती है, नाम सुना होगा वर्ल्ड बैंक, ठीक है, हमने डिस्कस कर चुके हैं पहले काफी डिटेल में वर्ल्ड बैंक के बारे में। तो उसके टच पे काम करती है। देखिए वर्ल्ड बैंक तो पूरे वर्ल्ड के लिए लोन प्रोवाइड कराती है फॉर द लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लियर। वर्ल्ड बैंक का क्या काम है, ठीक है, फंड प्रोवाइड कराती है, लोन प्रोवाइड कराती है फॉर द लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, क्लियर। वही उसी की तर्ज पे एक एशियन डेवलपमेंट जो एशिया में फंड प्रोवाइड करा, ठीक है, एशिया में जो फंड प्रोवाइड करा सके, तो इसलिए ये एडीबी आई थी, ठीक है, एशिया के लिए, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो उसी की तर्ज पर काम करती है ये वर्ल्ड बैंक के तरीके से। और सिमिलर वेटेज है वोटिंग, इसमें कुछ वोटिंग राइट्स भी होते हैं, अभी पढ़ेंगे। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आया था कि किसका कितना वोटिंग राइट है, ठीक है, तो काफी एग्जाम में आ जाता है। सबसे ज्यादा जो वोटिंग, सबसे ज्यादा जो पार्टिसिपेशन है, ठीक है, जो शेयर है, सबसे ज्यादा शेयर है दोस्तों जापान का, कितना है 15.677%। और इसके बाद में यूएसए आता है, ठीक है, 15.567, और फिर आता है चाइना 6.473%, फिर आता है इंडिया 6.359%, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया आता है। तो ध्यान रखिएगा ये, ठीक है, लगाने के लिए आते हैं, ठीक है, कि किसकी सबसे ज्यादा, इसको सीरीज में लगाइए। तो सबसे ज्यादा जो होल्ड करता है जापान, फिर यूएसए शेयर है ना, फिर चाइना, और फोर्थ पोजीशन पे इंडिया का शेयर है, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन आ सकता है कि एडीबी में एशियन डेवलपमेंट में इंडिया का ठीक है कितने, कौन से नंबर पर शेयर है, तो फोर्थ पोजीशन पर है शेयर में, क्लियर। तो चाइना, यूएसए, सॉरी जापान, यूएसए, चाइना एंड इंडिया, उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया का शेयर आता है। और करंट में इसके प्रेसिडेंट जो है दोस्तों मत्सुगु असाकुबा, क्लियर। ये देखिए इनकी पिक्चर है, ये इनके प्रेसिडेंट है, जापान के हैं ये। अब देख लेते हैं आईईए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। आईईए क्या है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, क्लियर। ये देखिए कहां पर है, ये पेरिस में है, ध्यान रखिएगा कहां पर है, पेरिस में है। और स्टेब्लिश जो हुई थी, ठीक है, किसने किया था, जब 1973 में एक ऑयल क्राइसिस आया था, ऑयल क्राइसिस आया था, तो ओईसीडी कंट्रीज ने 1974 में इसको, ठीक है, स्टेब्लिश किया था। किसको किया था, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, क्लियर। तो पेरिस में है, और किसके द्वारा हुआ था, ओईसीडी, मतलब ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, इसकी फुल फॉर्म है। तो ये दोस्तों आईईए 1974 में ऑर्गेनाइजेशन आई थी, क्लियर, और पेरिस में स्टेब्लिश्ड है, क्लियर। अब देख लेते हैं इसका काम क्या है, ये पॉलिसी एडवाइजर करता है फॉर द मेंबर स्टेट, जो भी इसके मेंबर है उसको पॉलिसी एडवाइजर करेगा, ठीक है। और ये देखिए जो इसके मेंबर है उसके साथ वो वर्क करता है, नॉन मेंबर के साथ भी ये काम करता है, ठीक है, स्पेशली जैसे चाइना, इंडिया, रशिया के साथ भी ये वर्क करता है। इसका जो फोकस है 3 E's पर है, क्या है वो 3 E's, एनर्जी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। देखिए 3 ही है, 1 2 3, ठीक है, इसने इसको बोला 3 E's। तो इसका फोकस है एनर्जी कैसे सिक्योर किया जाए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए, और इन्वायरमेंटल को भी ध्यान में दिया जा रहा है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन कैसे करना चाहिए, ठीक है। तो बाद में इसका फोकस और चेंज हुआ, बाद में इसने क्लाइमेट चेंज को भी अपना फोकस में रखा, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज को भी, ठीक है, फोकस में रखा। बाकी जो ओनली ओईसीडी कंट्रीज के मेंबर रहेंगे, क्लियर। देखिए जब आईईए के मेंबर जो रहेंगे, देखिए ओईसीडी के जो ओईसीडी के मेंबर हैं, ठीक है, ओईसीडी का मतलब क्या, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, जो इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर होंगे वही इसके मेंबर होंगे, ठीक है। तो ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। बाकी अभी फिलहाल में ओईसीडी के जो मेंबर हैं, जितने भी मेंबर हैं उसके पूरे मेंबर अभी इसके, ठीक है, इसमें इन्होंने, ठीक है, इन्वॉल्व नहीं है, 4 को छोड़कर, जैसे चिले, आइसलैंड, इजराइल, सोल्वानिया। देखिए ये भी ओईसीडी के मेंबर हैं, मगर अभी फिलहाल में इन्होंने इसको ज्वाइन नहीं किया, किसको, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी को, क्लियर।
तो अभी 2014 में एस्टोनिया एक कंट्री है, इसने आईईए को 29 मेंबर बना था। फिलहाल में भी दोस्तों ध्यान रखिएगा आईईए के कितने मेंबर है, 30 मेंबर है अभी फिलहाल में करंट में। और जो 30वां मेंबर बना, ध्यान रखेंगे, मैक्सिको बना था 2018 में। क्लियर। बाकी इसके एसोसिएट मेंबर में है। एसोसिएट मेंबर कौन कौन है, ब्राजील, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, मोरक्को, सिंगापुर, थाईलैंड, ये इसके एसोसिएट मेंबर हैं। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, स्टे सेफ एंड हेल्दी। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको फ्री पीडीएफ प्रोवाइड हो जाए। और प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ये सब्सक्रिप्शन का बटन है, यहाँ से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं।